Welcome to Dimension Physics, your one step destination for clear and engaging explanations in physics, chemistry, maths, and beyond. So, I will be starting a new series of coordination compound and I will be teaching you the entire chapter in this particular channel. And this will be the lecture one of that particular series. And before we start, I must tell you that this is a most important topic and quite interesting too, and this carries a high weightage in entire high school curriculum, whether it's an olympiad exam or a school level exam. So let's begin. Before we start, I will give you a short description about this chapter. And coordination compounds are remarkable chemical species where a central metal ion forms complex structure with surrounding ligands. Whether it's monodentate, bidentate, or flexidentate, it doesn't matter. We will read all particular type of ligands in this chapter. These compounds not only bridge the gap between inorganic and biological chemistry, but also drive key industrial processes and edge cutting techniques. Understanding their unique bonding properties and application open doors to the deeper insights into the world of modern chemistry. So, before we start, we must know something about salt. तो salt होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल NaOH और HCl को हम अगर मिलाते हैं, आपस में रिएक्शन करवाते हैं इनकी, तो एक NaCl और उसके साथ पानी फॉर्म होता है। और NaCl इसमें हमारा क्या होता है? NaCl इसमें हमारा एक सॉल्ट हो जाता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से सॉल्ट मेजरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सॉल्ट और एक होता है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैक। ओके, तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है? सिंपल सॉल्ट हमारा बेसिकली जैसे NaOH रहेगा, NaOH के साथ HCl, NaOH क्या रहेगा? एक बेस रहेगा, HCl क्या रहेगा? एक एसिड रहेगा, उसके साथ क्या सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा क्योंकि इसमें पानी भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और पानी बनेंगे। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा और इसमें जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये एक सिंपल सॉल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl करेंगे तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब देखो, ये एक रिएक्शन करके यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन रही है, तो इसको अगर हम पानी में मिला के वापस इसको तोड़ना चाहें इसके आयंस के फॉर्म में, जिसके थ्रू ये वापस एक अलग पर्टिकुलर रिएक्शन पे जाए, तो वो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के टर्म पे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसी को HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, बेसिक्स है। हाँ, ये रिएक्शन 100% आयोनिक रहेगा और अगर इसको टेस्ट करना होगा तो हर आयन का ये टेस्ट दे देगा। टेस्ट का क्या मतलब है? सपोज NaCl को हम पानी में डाल दे रहे हैं, है ना? तो पानी में डाल दे रहे हैं तो इसमें से Na प्लस बाहर आएगा, Cl माइनस बाहर आ जाएगा। तो एक अनायन एक कटायन, हमको दोनों प्रकार का आयन इसमें मिल जाएगा, प्लस माइनस, और हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि कौन सा कटायन है और कौन सा अनायन है। Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये उसका टेस्ट रहता है, सिंपल। अब मैक का देखते हैं। मैक क्या है? when two or more simple salt combine in a fixed proportion that formed compound is macked। तो मैक, तो इसमें क्या है कि आपस में ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टाइप का फॉर्म करेंगे या फिर डबल सॉल्ट टाइप का फॉर्म करेंगे, जो कि इसके दो क्लासिफिकेशंस में भी आते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट दो ही खाली कंबाइन आपस में करें कुछ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, कुछ फिक्स्ड अमाउंट में, एक और कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, एक और सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, उसको हम मैक बोलेंगे, विच इज़ मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। नाम से ही पता चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस सोल्यूशन, मैक इज़ ऑफ टू टाइप्स केमिस्ट्री में, जैसे मैं बोला, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखते हैं। अच्छा, इसके नोट्स प्रॉपर बनाना है सबको, जो भी ये लेक्चर देख रहा है ना? इसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, बट फिर भी नोट्स आपको वापस बनाने पड़ेंगे अच्छे से, काफ़ी हद तक, क्योंकि नोट्स अगर खुद के रहेंगे तो सहूलियत और आसानी हमको ही होगी लास्ट में, जब हम रिवीजन करेंगे, हम जो भी करेंगे, भले हम किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स हमको खुद के ही बनाने हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट देखते हैं। इट गिव्स टेस्ट ऑफ इट्स आयन। ठीक है, ये टेस्ट देता है डबल सॉल्ट। इट रिटेन्स आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन बट लूजेज इट्स ओन आइडेंटिटी। अच्छा, ठीक है, इसका क्या मतलब है? NaCl, ये इसको हम पानी में डाल दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? डबल सॉल्ट है ना ये, सॉरी, ये सिंपल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट पे हम कोई एग्जांपल लें, जैसे ये देखो, ये डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल है, कार्नेलाइट सॉल्ट। अब इसको हम पानी में जब डालेंगे तो ये आपस में टूट जाएगा, इसका आइडेंटिटी, ये कार्नेलाइट का आइडेंटिटी टूट जाएगा, K प्लस Cl माइनस मिल जाएगा हमको,
Mg2+Cl- हमको अलग मिल जाएगा। तो ये क्या रहेगा, ये अपने आयंस का आइडेंटिटी बता देगा, बट इसका खुद का जो कार्नालाइट सॉल्ट है ये KCl MgCl2 6H2O मिल के ये उसका आइडेंटिटी लूज कर देगा, वो रिटेन नहीं कर पाएगा उसका खुद का आइडेंटिटी। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हायर रहेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल रहा हूँ, डबल सॉल्ट है ना ये। तो डबल सॉल्ट है तो क्या हुआ, इसका दो सॉल्ट आपस में मिक्स होके एक पर्टिकुलर सॉल्ट बना रहे हैं ना। तो ये क्या करेगा ऑब्वियसली कि इसका DOD जो रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हायर लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, KCl और MgCl2 को हम पानी में मिला के उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू 0.6H2O के साथ इसको हम कार्नेलाइट सॉल्ट बनते हैं। पोटैश एलम और मोर सॉल्ट का भी यही फॉर्मूला है, पोटैश एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला रहेगा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, ये फॉर्मूले हमको याद रखना है। मेरे को आज भी याद है, जब मैं पढ़ा था ये टॉपिक, मेरे टीचर ने मेरे को कंटिन्यूसली 1 महीना पूछ पूछ के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। और उस 30 डेज़ में से लगभग नहीं तो भी 12-15 दिन मैं स्टार्टिंग के कंफ्यूज हो जाता था बीच वाले सॉल्ट के पार्ट के लिए। उसके बाद मैं क्या किया ना, मैं बीच वाले को पहले याद किया और इस वाले को मैं बाद में बोलने लगा। सो इट वाज क्वाइट मैनेजेबल फॉर मी। मैं फिर बोलने लग गया, मैं बहुत रोस्ट होता था इस चीज़ के लिए। खैर, लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इट डजंट गिव टेस्ट ऑफ इट्स आयन, ठीक है, क्योंकि इसमें आयन कहाँ से टूटेंगे मेरे को बताओ। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्पीयर के भीतर नहीं है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जितने भी डबल सॉल्ट्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द डबल सॉल्ट्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के सॉल्ट्स रहते हैं बेसिकली। उससे ज़्यादा वो किसी कोऑर्डिनेशन स्पीयर में या फिर एक लिगेंड के साथ अलग से वो नहीं बनाते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होता है। तो ये फीवली आयोनाइज्ड रहता है, ठीक है, या फिर फिजिबली भी बोल लो कि इतना आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा। और ये इसके आयंस के टेस्ट नहीं देगा, आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन से आयंस रहेंगे। इट लूजेस आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन बट रिटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इसको पानी में डाल देंगे तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, इसका आइडेंटिटी हमको पता चल जाएगा, इसका आयन का आइडेंटिटी नहीं खोलेगा, इसका आयन्स अलग अलग टूट के बिखरेंगे नहीं, जैसे कि कार्नलाइट या फिर पोटैश एलम या फिर मोर सॉल्ट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है इसको कोऑर्डिनेशन स्पीयर बोलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि मोर सॉल्ट किस चीज़ का टेस्ट देगा। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला देखो क्या है, FeSO4 है, ठीक है, और NH4 होल 2 है, SO4 है। अब देखो K+ है क्या कहीं पे, K+ नहीं है तो K+ हट गया। Fe+2 बन रहा है क्या यहाँ पे बन रहा है। SO4 2 होल माइनस बन रहा है, SO4 2 माइनस बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। Cl- यहाँ पे कहीं पे है तो नहीं। ऑब्वियसली ये दो आंसर हमारे हो जाएंगे, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा और ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट पॉजेज वन और मोर मेटल सेंट्रल एटम और लुईस एसिड दैट आर सराउंडेड बाय लिगेंड्स लुईस बेस थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोऑर्डिनेट। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म होते हैं बेसिकली लुईस एसिड और लुईस बेस के बेसिक फेनोमेनन से। और जिसमें हमारा लुईस एसिड जो रहता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल आयन एटम का काम करता है। हमारा जो लुईस एसिड रहेगा विच इज़ La, वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे ही हमको मिलेगा। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखेंगे। सेंट्रल पहले तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर बनाएंगे, एक ब्रैकेट रहेगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट आपस में अलग अलग। एक M, यहाँ पे जो M है ये M रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को। ये जो L है ये L रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को। और ये जो X है छोटा सबस्क्रिप्ट में, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो CN6 है, Fe है, तो Fe क्या है हमारा, यहाँ पे ये Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और ये Cn क्या है, ये हमारा लिगेंड है। और ये 6 क्या है, ये हमको X डिनोट कर रहा है इसका, तो कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे वो हमारे 6 हो जाएंगे। और इसमें कटायन क्या रहेगा, K4 रहेगा। लेफ्ट साइड पे कटायन लिखना है, राइट साइड पे अनायन लिखना है। और कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर ये प्लस माइनस और न्यूट्रल चार्ज रहेंगे।
अब जो हमारा सेंट्रल मेटल रहेगा ये जनरली काउंटर आयन रहेगा, ये आयोनाइजेबल रहेगा। जो सेंट्रल मेटल ये वाला आयोनाइजेबल रहेगा क्वाइट। और जो लिगेंड रहेगा हमारा वो नॉन आयोनाइजेबल, वो नॉन आयोनाइजेबल रहेगा, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंडर रहेगा। अब जो हमारा अनायन वाला पार्ट है, ये Ml6 एंटायर के लिए बताया मैं, ठीक है, जो कि हमारा लिगेंड रहेगा उसी के लिए है। पर ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स रहेगा, या ये एक्स ही जो रहेगा, एक्स जो है वो हमारा नंबर ऑफ लिगेंड्स रहेगा। अनायन जो रहेगा ये भी आयनाइजेबल रहेगा, और ये काउंटर आयन का काम करेगा, और इसको हम काउंटर चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये प्लस माइनस और न्यूट्रल। अब देख लो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या रहेगा। एक तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा जिसके ऊपर ज़ीरो रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है NiCO4, ठीक है। तो इसमें कोई चार्ज कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर नहीं है, तो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, पॉजिटिव या फिर कटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कोई भी प्लस इंटीजर, ठीक है। तो ये FeH2O6 ये एक एग्जांपल है 3+ ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, NiF6 2-, ये एक एग्जांपल रहेगा हमारा किसका, एनाइक कॉम्प्लेक्स का। अब देखो इसमें से एक ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट विल गिव टेस्ट, K4FeCN6 में कौन सा पार्ट हमको टेस्ट दे देगा आसानी से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखा था, ये आयनाइजेबल है, हमारा कटायन और अनायन हमारे आयनाइजेबल है। तो ये हमको आयनाइजेबल है, तो ये अपने आयन्स तोड़ के ये हमको टेस्ट दे पाएगा, हमको बता पाएगा कि इसमें K4 है। बट FeCN6 दिस इज़ नॉन आयनाइजेबल, तो ये हमको टेस्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे ये लुइस एसिड और लुइस बेस के टर्म पे रिप्रेजेंटेशन है। ये M जो है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, विच इज़ ऑल्सो लुइस एसिड फॉर अस, ठीक है। यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनेंगे, एंड दिस L1 L2 एंड L3 रिप्रेजेंट लुइस बेस डोनर्स, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने रहेंगे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स रहेंगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या रहेगा इसी का, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट किया हूँ मैं यहाँ पे। सेंट्रल मेटल एटम क्या रहेगा यहाँ पे, Fe2+ रहेगा ये। अब नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितना रहेगा, और सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम +2, ठीक है। जो नॉर्मली मेटल के जो भी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे उसके लिगेंड के हिसाब से हमको बताना है। इसमें काउंटर आयन का क्या रहेगा, चार्ज 4K+, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन्स इसमें कितने होंगे बताओ, 5 होंगे, ठीक है। आयनाइजेबल आयन्स कितने होंगे इसमें, इसके अंदर जितने आयन्स हैं वो हमको मैटर नहीं करता। अब आयन्स देखो 5 कैसे होंगे, K4 में से 4 आयन है, CN6 ये अंदर वाला ये एक आयन है, ठीक है। K4 4 अलग अलग आयन है, और ये अंदर वाला एक आयन है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए 5। और इसमें से आयनाइजेबल कितने होंगे, आयनाइजेबल बोलने से हम खाली 4 बोलेंगे। अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4, यहाँ पे एक चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के ऊपर। तो जो लिगेंड्स रहेंगे ये क्या बोलते हैं कि विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर टू अ सेंट्रल एटम, आयन और एटम, तो इसको लिगेंड बोलते हैं। जितना बेटर डोनर होगा हमारा क्या, लुइस बेस, लुइस बेस ही हमारा डोनर का काम करेगा। तो लुइस बेस जितना अच्छा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी भी उतना अच्छा होगा, वो उतना अच्छे से डोनेट कर पाएगा वैकेंट ऑर्बिटल को, वैकेंट डी ऑर्बिटल को मोर प्रिसाइसली, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम का क्या फैक्टर इधर मैटर करता है, एक तो जेड इफेक्टिव उसका ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि इसकी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लो होनी चाहिए, ओके, ताकि ये डोनेट अपने आप में ले पाए, यानी कि एक्सेप्ट कर पाए अच्छे से, ये क्या लुइस बेस से अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए। और ये लुइस एसिड डोनर अच्छा होना चाहिए, ये इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, हमारा लोन पेयर है, सॉरी ये एक लिगेंड है हमारा, और ये M जो है ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ये अच्छा डोनर रहेगा तो इसका डोनेशन ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा ये। और ये अच्छा एक्सेप्टर होगा तो ये ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट कर पाएगा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहना चाहिए और लो लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि इसका एनर्जी कम हो, ऑर्बिटल एनर्जी कम हो, तो ये एक्सेप्ट और अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो रहता है ब्लॉक्स के हिसाब से, डी ब्लॉक का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर पी ब्लॉक का ज़्यादा रहता है, क्योंकि और एस ब्लॉक का उससे कम रहता है डी और पी के कंपैरिजन। डी ब्लॉक का क्यों ज़्यादा रहता है, कभी हम मेडिसिन खाते वाते हैं, जैसे कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने जिंक वगैरह क्या क्या कुछ नहीं, डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के पर्टिकुलर सैचुरेशन के मेडिसिन वगैरह लोग खाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं उसमें, क्योंकि एक तो उसका लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, और तो जो लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहता है उससे क्या कर पाता है, उसका एनर्जी कम रहता है, और केमिस्ट्री में जितना एनर्जी कम रहेगा उतना धुआंधार वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रखेगा, सपोज यहाँ पे कोई एक डी ब्लॉक के एलिमेंट है और यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है, यहाँ कुछ और एलिमेंट है, यहाँ कुछ और एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ, यहाँ 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 ऐसे अलग 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 हैं एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक के कुछ कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, तो इनका आपस में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एक ड्रग बनाएंगे, एक मेडिसिन बनाएंगे, तो वो मेडिसिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी बहुत अच्छा रहेगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी अच्छा रहेगा तो हम जो पर्टिकुलर सैचुरेशंस पे और जो पर्टिकुलर चंक्स पे या एक पर्टिकुलर रेशियो में हम मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे या फॉर्म करेंगे, तो उसका फॉर्मेशन बेटर हो पाएगा, उसका क्वालिटी बेटर हो पाएगा, उसका एफिशिएंसी बेटर हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डी ब्लॉक का क्यों ज़्यादा रहता है, इसमें लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, और डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारा रहता है, और जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे मेन मुद्दा है देखने का, लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए किसी भी ब्लॉक का या किसी भी एलिमेंट का, ताकि वो अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी रख सके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद देखना है, जेड इफेक्टिव उसके बाद देखना है। ठीक है, अब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे डी ब्लॉक रहता है, ठीक है, तो डी ब्लॉक वहाँ पे रहता है, तो अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, तो पी का सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा, फिर डी का सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर एस का सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होकर पीरियोडिक टेबल में नीचे आ जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मोस्टली डी और एफ के। तो ये जेड इफेक्टिव से देखने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पी डी एस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे डी पी एस है और यहाँ पे पी डी एस है, मैं बताऊँगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अब इंडिविजुअली देखते हैं, डी ब्लॉक का क्या रहेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जनरली रहता है। अब डी ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक जनरल वे देखना है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन माइनस वन डी, एन एस, एन पी, फिर एन डी। एन माइनस वन डी जो है ये हमारा इनर डी ऑर्बिटल है, और एन डी बाहर वाला जो है ये आउटर डी ऑर्बिटल। इसमें जाहिर सी बात है हमको दो ऑर्बिटल्स डी के मिल गए और दोनों लो लाइंग है। ठीक है, तो एज दोनों लो लाइंग वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये एक्सेप्ट बहुत अच्छे से करेंगे, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे हम जेड इफेक्टिव नहीं देखें, यहाँ पे हम एक तो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, और सबसे पहला चीज़ जो हम देखें वो है लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल। उससे हम बोल दे रहे हैं डायरेक्टली कि डी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा। अब आओ एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहते हैं +1 में और +2 में रहते हैं। इसका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसमें एक ही आउटर डी वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो एक्सक्यूज मी, एस और डी से जो अगर कंपैरिजन करेंगे तो डी के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल है डी के, तो डी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी रहेगा। अब एस और पी में कंपेयर करते हैं, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें भी एक बन जा रहा है, ठीक है, तो अब इसमें एक बन रहा है तो अब वापस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अब क्या करें, अब हम किससे देखेंगे, अब हम जेड इफेक्टिव से देखेंगे, जेड इफेक्टिव से वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से देखेंगे। तो इसमें से अब देखने से अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बोलेंगे डीपीएस। ये जो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा हुआ है ये खाली जेड इफेक्टिव के लिए लिखा हुआ है, ये जो कंपैरिजन है पी
से ज़्यादा, पी का सबसे ज़्यादा रहेगा, जेड इफेक्टिव फिर डी का फिर एस का, ये इन कंपेयर टू जेड इफेक्टिव लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कंपेरिजन, यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। अब सपोज स्कैंडियम का देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा, तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम मेडिसिन खाते हैं, उसमें स्कैंडियम भी लिखा हुआ रहेगा, कभी यार खाते हो मेडिसिन तो कभी पलट के देखा भी करो कि उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, तो एक अच्छे लेवल पे आइडिया पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर केमिस्ट तुमको सही मेडिसिन दे, या अच्छे क्वालिटी का, अच्छे कंपनी, अच्छे ब्रांड का वो मेडिसिन अपने पास रखा रहे, भले ही केमिस्ट हो, भले ही ड्रगिस्ट हो, कोई भी हो। एक बार हमको खुद को भी देखना चाहिए, हमारा सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है, और हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लो लाइंग वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा तो उसका एनर्जी कम रहेगा, एनर्जी कम रहेगा तो वो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर का एप्सेप्ट एक्सेप्टेंस रेट उसका जो रहेगा लो लाइंग वैकेंट डी ऑर्बिटल का, वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो 3D का सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर 4p का उससे ज़्यादा एनर्जी रहेगा, तो खैर वो तो बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1s 2s का ऑर्बिटल है ये वाला, ऊपर 4d है, तो 4d का 4 उसमें जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगा। अब 3D में क्या है, ये लोकेंट जो ये रहेगा, ये हमारा लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तो इसका एनर्जी भी कम रहेगा, तो ये इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर डाल के देख सकते हैं, हम उस बेसिस पे कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का हम रीजनिंग करके उसमें बोल सकते हैं कि इसमें से किसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। अब ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम आयन और नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट सराउंडिंग सेंट्रल मेटल आयन मेटल एटम is known as coordination number. अब suppose in this particular example coordination number क्या होगा, CN6, तो यहाँ पे ये Fe रहेगा, यहाँ पे इसको 6 CN के लिगेंड्स आपस में घेरेंगे, ये देखो कुछ ऐसे, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या बोलेंगे, CN का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, विच इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर CN, और उसको हम क्या लिखेंगे, इट विल बी 6। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ ठीक है, इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब FeOX ऑक्सिलेट 3 माइनस का देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और 3 लिगेंड्स हैं यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 × 2 विच इज़ 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेरे को बताओ K4FeCN6, इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम बता दिए, बट इसका अगर हम पूछेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा तो क्या बताएंगे, ऊपर लिखा हुआ है उससे हमको नहीं देखना है, हमको इंडिविजुअली बताना है। अब देखो ये CN जो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, मोनोडेंटेड, डाईवैलेंट, ऐसे तो खैर अलग अलग, डाईवैलेंट बोल रहा हूँ, मोनोडेंटेड बाईडेंटेड लिगेंड ऐसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन CN जो रहता है वो एक बहुत मोस्ट कॉमन लिगेंड है, एंड दिस इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड, सो ये -1 चार्ज अपने आप पे रखता है, और Fe इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब चार्ज बैलेंस करो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर, +2 और -6, इन टोटल ये हो गया -4, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल रह रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल रह रहा है तो इसका +4 -4 अंदर है, तो बाहर इसका +4 होना पड़ेगा, देखो K4, तो K का एक इंडिविजुअल के इसका ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, +1 रह जाएगा, 4/4। तो ये बेसिक सा थ्योरी है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को जो मैं अभी बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K4FeCN6, इसको इस बेसिस पे देख पाना कि अंदर कोऑर्डिनेशन स्पीयर का चार्ज बैलेंस रहेगा बाहर वाले के साथ। अब ठीक है, इसमें एक अनायन लगा और एक कटायन दोनों लग जाएगा, तो उसका दोनों को हमको उसका देखना पड़ेगा, इन टोटल दोनों को लेना पड़ेगा, अनायन भी और कटायन भी, और उसको कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो हमारा नॉन आयनाइजेबल आयन रहेगा उसके साथ हमको उसको इक्वल करना है, अगर वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो, और अगर वो नेगेटिव है तो अकॉर्डिंगली हम उसमें नेगेटिवली देखेंगे, और अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव को ज़्यादा वैल्यू दे के उस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट वो वैरी करेगा। अब वो भी देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी हो रहा है कि नहीं। अब स्कैंडियम का क्या रहता है, स्कैंडियम के केस में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है 4 और 6 रहता है, और उसमें भी 4 ही सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, सॉरी
सॉरी गलत बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर स्कैंडियम के साथ कोई फॉर्म हो रहा है तो 4 और 6 रहता है, और उसमें 4 सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड रहता है। हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, तो उसमें हमको पता चलेगा। स्कैंडियम का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2 रहेगा। तो उससे हम बोल सकते हैं वो एक डाईवैलेंट, वो एक वर्नर्स थ्योरी आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हम Cr+3 लेते हैं। Cr+3 क्या हुआ, स्कैंडियम। अच्छा, स्कैंडियम एक और भी रखेगा। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन जनरल 6 आएगा फिर। लेकिन अगर +2 में होगा तो 4 आएगा। समझ गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, क्योंकि जनरली उसको हम ऐसे डिफर नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। बट जस्ट फॉर अ न्यूमोनिक और इन अ वेरी लेस जनरल मैनर, हम अगर बोलना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो एक बेसिक सा इसमें बन के आ रहा है, जो एग्जांपल दिया, हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डी ब्लॉक एटम मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है उसमें। बट ये नहीं है, अगेन मैं बोल देता हूँ, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये मैं खाली पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, उसके ऊपर ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। सो थैंक यू, एंड दिस इज़ द लेक्चर 1। दिस वाज द लेक्चर 1, एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 2 रहेगा। उसमें हम वर्नर्स थ्योरी कवर करेंगे और फर्दर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अलग टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वेरियस लिगेंड्स पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।